तो देखिए अब इसमें क्या होता है। अब जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन है। आप इसमें देखेंगे कि हम जैसे बोल रहे थे कि इसमें किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देखिए एक स्पेसिमेन दिया हुआ है और यहाँ पर डेट दिया हुआ है। न्यू दिल्ली में ये लिखा गया है 21 अप्रैल 2020 को। यहाँ रिवेन्यू स्टैंप लगा हुआ है, एफडी अंडर साइंड है। तो बी कौन है? बी सेलर थे, हमारे हमारे ड्रॉअर थे। आपको पिछले पेज पर जो हमने बात किया था, तो बी हमारे कौन है? ड्रॉअर है, ठीक है। और हमारे मिस्टर ए हमारे कौन है? ड्रॉई है, जबकि मिस्टर सी हमारे पेई हैं। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो रिवेन्यू स्टाम्प लगाया गया है और मिस्टर बी जो हमारे ड्रॉअर हैं उन्होंने यहाँ पर अपना साइन किया है। एफडी मैंने पहले भी आपको बताया, एफडी का मतलब अंडर साइंड है। और और हमारे जो मिस्टर ए हैं, जो हमारे बायर थे, वो उनको उसको एक्सेप्ट करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक यूनिक फीचर होता है कि इसको जो ड्रॉई है उसको एक्सेप्ट करना होता है, और ड्रॉई हमारे यहाँ पर ए है, तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और अपने साइन करेंगे एफ डी। और ये यहाँ पर एफ डी है और एफ डी का मतलब अंडर साइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर रिवेन्यू स्टैंप लगा होता है। रिवेन्यू देखिए, एक रिवेन्यू स्टैंप के लिए भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बतानी है। रिवेन्यू स्टैंप के लिए, सॉरी, स्टैंप के लिए क्या हम कह सकते हैं? रिवेन्यू स्टैंप इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है। और पहले हम रिवेन्यू स्टैंप के लिए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट एक्सप्लेन इट कवर्स स्पेसिफिक अमाउंट like ₹2 stamp. Revenue stamp covers ₹10,000. Say for an example, it is for the illustration. जो मैं आपको अब यहाँ पर बात बता रहा हूँ, ये केवल इलस्ट्रेशन के लिए है। ये ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि जो ₹2 की स्टाम्प है वो 10,000 रुपीज़ के लिए एप्लीकेबल होगी या एंटाइटल होगी, ठीक है। और मान लीजिए जब हमारे ये जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये 30,000 रुपीज़ के लिए लिखा हुआ है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 30,000 रुपीज़ के लिए लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे तो टोटल स्टाम्प इसमें ₹6 की लगेगी, ₹6 की। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, टोटल स्टाम्प विच इज रिक्वायर्ड टू अफिक्स टू पेस्ट हियर ऑन दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट मस्ट बी ₹6, क्योंकि 10,000 रुपीज़ के लिए 2 है, ठीक है। तो तो आप देखेंगे कितना होगा, 6, ये 30,000 रुपीज़ का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो ₹6 का स्टाम्प, ₹6 स्टाम्प इज रिक्वायर्ड एंड ओनली रिवेन्यू स्टाम्प इज रिक्वायर्ड। इट इज ऑलरेडी मेंशन हियर, रिवेन्यू स्टाम्प इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। व्हेन इट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली रिवेन्यू स्टाम्प्स आर एंटाइटल्ड टू यूज हियर, ठीक है। अब आप देखिए 3 पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन ने। 3 months आफ्टर डेट पे टू सी। अब मिस्टर बी ने लिखा है, मिस्टर बी ने लिख के रिवेन्यू स्टैंप लगाया है और उन्होंने बोला है 3 months आफ्टर डेट टू पे टू सी और ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मतलब आपने 30,000, यू हैव रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ 30,000, तो आप 30,000 रुपीज़ का पेमेंट सी को करें या ऑर्डर दे सी को पेमेंट करने का। और इसको क्या करना होता है, जो कि काम हम प्रोमिसरी नोट में नहीं करते, इसको हमें ए जो हमारे बायर हैं, जो हमारे ड्रॉई हैं, उनके एड्रेस पे भेजना होगा। क्यों? जिससे कि वो इसे एक्सेप्ट कर ले। इफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई और द बायर, इट विल नॉट बी वैलिड इंस्ट्रूमेंट, इट विल नॉट बी वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप समझ गए, ड्रॉअर ने लिखा ड्रॉई को, ड्रॉअर ने ड्रॉई को लिखा जो ए है, और बोला कि सी को जो आप 30,000 रुपीज़ दे दीजिए, क्योंकि सी को पैसे लेने थे ए से, मीनिंग पेई को पैसे लेने थे ड्रॉअर से। तो 3 पार्टी हो गई, सबसे पहले ड्रॉअर, उसके बाद ड्रॉई और पेई, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है चेक में, बट इन केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर 3 दिन का, 3 days का, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ग्रेस पीरियड होता है, ग्रेस पीरियड होता है। आगे देखिए, 2 separate डेब्ट्स कैन बी डिस्चार्ज।
बिल्कुल सही बात है। टू सेपरेट कैन बी डिस्चार्ज एंड इट इज द यूनिक प्रपोजिशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मिस्टर ए को हैज टू पे मिस्टर बी, मिस्टर ए को तो मिस्टर बी को देना है और मिस्टर बी को मिस्टर सी को देना है। मिस्टर, यहाँ देख लेते हैं, मिस्टर ए को मिस्टर बी को देना है और मिस्टर बी को मिस्टर सी को देना है। तो प्राइमरी लायबिलिटी मिस्टर ए की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर मिस्टर ए किसी वजह से सी को पेमेंट नहीं करते हैं तो मिस्टर बी कहेंगे कि सर, मिस्टर बी मिस्टर सी से कहेंगे कि मेरा पैसा मिस्टर ए से नहीं आया, मैंने उसको बिल बीओई लिखा था तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। नहीं, प्राइमरी लायबिलिटी तो मिस्टर ए की ही होगी, प्राइमरी लायबिलिटी मिस्टर ए की होगी और सेकेंडरी लायबिलिटी मिस्टर बी की होगी और मिस्टर बी को पेमेंट करना होगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में यह भी है, जरूरी नहीं है कि इसमें थर्ड पार्टी हो ही, देयर मे बी ओनली टू पार्टी। तो इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर मे बी ईदर two party or three. How two party can be there? Through this example you can understood that there are the existence of three party, but how it can be two parties, how it can have two parties? First, this drawee and the drawer, and he is asking about the payment to fulfill he is asking about the payment, but no, payment for himself, not for the थर्ड पार्टी, नॉट फॉर दी सी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में वो सी के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 3 months आफ्टर डेट पे टू सी, सी कौन है, पे ही है, ऑर्डर दी सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। तो ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो ऐसा भी हो सकता है इसकी लैंग्वेज ऐसे हो जाए, जबकि सी का कोई, जब ए को जो बी है, जो सेलर है, उनको कोई पेमेंट नहीं करना है, तो इसका लैंग्वेज कैसे हो जाएगा, 3 months आफ्टर डेट पे और ऑर्डर द सम ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। मतलब सी का जो एग्जिस्टेंस था वो एग्जिस्टेंस यहां से सी का खत्म हो जाएगा। तब वहां पर इन प्लेस ऑफ 3 देयर विल बी ओनली 2 पार्टी। ठीक है, तो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन चेक, देयर आर 3 पार्टी। How many parties are there in the case of bills of exchange? There are 3 party, there may be 2 party also. And how many parties are there in case of promissory note? There are only 2 parties. तो ये है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक नया शुरू होता है टॉपिक, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट can be done on basis of 4 major thing, that is the location, payee, payment and validity। ठीक है, आई रिपीट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए हमारे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले प्रोमिसरी नोट है, प्रो नोट भी कहते हैं, फिर हमारा चेक है, फिर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये जो हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट है, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो, जैसे डीडी भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इन केस ऑफ चेक ऑल्सो, डीडी जो होता है उसे हम कंसीडर कर सकते हैं चेक ऑल्सो। तो उनका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, केवल इन 3 का, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन कैसे ये डिफाइन होते हैं, पेई के बेस पर कैसे होते हैं, पेमेंट के बेस पर और वैलिडिटी के बेस पर इनका कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसकी हम बात अब कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोकेशन के बेस पर बोलते हैं। तो लोकेशन के बेस पर क्या है, ये 2 तरीके का होता है, आप देखेंगे इनलैंड और फॉरेन। हमने पीछे अपने उसमें बात किया है, ये हमारा 2 तरीके का है, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, एग्जाम में बहुत आता है, तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे कि इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो देखिए इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, पहली बात तो ये रिटर्न होना चाहिए ऑब्वियसली, ये तो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहली पैरामाउंट कंटेंट है ही। और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, विच इज मेड और ड्रॉन इन इंडिया, जिसको भैया इंडिया में बनाया गया हो, वो इनलैंड, इनलैंड माने देशी,
या इंडिजीनियस। दूसरी टर्मिनोलॉजी, दूसरी रिक्विजिशन क्या है, कंपल्सरी रिक्विजिशन क्या है, ड्रॉन ऑन ए पर्सन रेस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। देखिए पहला हो गया हिंदुस्तान में बना हो, इंडिया में बना हो, या उसका पेमेंट उस पर हो जो हिंदुस्तान का, जो इंडिया का सिटीजन है, या तो ये या फिर ये। वो क्या कहता है कि या तो ये या फिर ये, उसका पेमेंट इंडिया में हो अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है। इसको एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। एक आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया मेरठ में, ड्रॉ किया न्यू दिल्ली में, पेबल मुंबई में, हो सकता है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें तो ओनली वन कंडीशन जरूरत है, मेरठ में बन गया, हिंदुस्तान में आता है, मेरठ इंडिया में आता है, और ड्रॉन ऑन ए रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के रहने वाले एक बंदे पे ड्रॉन किया गया, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। अब मान लीजिए हम इसको रब कर देते हैं और हम करते हैं मेरठ में बन गया, ठीक है, मेरठ में बन गया, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, मेरठ में बन गया और पेबल मुंबई में हुआ, लेकिन जो रेजिडेंट था वो जर्मनी का था, तो क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा? आई रिपीट, मेरठ में तो बनाया गया ड्रोन, तो मेरठ में हो गया। रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट नहीं है, ही इज द रेजिडेंट ऑफ जर्मनी, बट पेबल इन मुंबई हुआ, तो क्या ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा? क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड होगा? जी बिल्कुल, ये इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। देन व्हाट विल बी दी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो होगा जिसमें या तो ये कंडीशन नहीं होगी, या फिर इन दोनों में से एक कंडीशन नहीं होगी, और ऑल टुगेदर ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल में समझ सकता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट बना आपका जर्मनी में, यूरोपियन कंट्री जर्मनी में बना, तो जैसे ही जर्मनी में बना, ये इंडिया में नहीं बना, तो इट विल बी दी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो ये हमारा 1881 में नहीं आता। अब दूसरी हमारा बेसिस आया ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड। ये क्या कहता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड? क्या कहता है हमारा, देखिए, it is talking about two things, bearer instrument and the order instrument। ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, बियर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे। बियरर केवल चेक होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। बियरर का मतलब वो है जिसके ये पोजेशन में है, जिसके होल्ड में है, और बियरर का पेमेंट जो होता है वो केवल चेक के लिए है। यहाँ क्लियर लिखा है, इट इज पॉसिबल फॉर चेक्स ओनली, नॉट फॉर प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका एक स्पेसिमेन दिया गया है, पे टू सेल्फ, ये बियरर है, यहाँ पर किसी अकाउंट पे ही का नाम नहीं लिखा है। और देखिए, या फिर ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है, पे टू ब्लैंक है, ब्लैंक, नो नेम। इट मीन्स लास्ट एंडोर्समेंट जो था, एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, एंडोर्सिंग, या इसको कोई एंडोर्सिंग नहीं कर रहा है, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका कैसा हो गया, बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो कि चेक होगा केवल, फिर बोल रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। ठीक है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होगा, चेक भी होगा, और आपका प्रो नोट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे नाम लिखा होता है, पे टू ABC फॉर ₹10,000। तो ये बियरर कभी नहीं होगा, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब ABC को पे किया जाए, या और दी ऑन दी ऑर्डर ऑफ ABC। अगर ABC किसी और को बोलते हैं, सपोज Y को बोलते हैं, तो इसका भी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट, पेमेंट के बेसिस पे कैसे हो सकता है, तो पेमेंट के बेसिस पे डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स कौन सा होता है, जो कि चेक है, लेकिन बिल्स ऑफ
एक्सचेंज और आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल डिमांड किसकी की जाती है? पेबल एट साइट होता है और प्रेजेंटमेंट किया जाता है, चेक का ही प्रेजेंटमेंट किया जाता है, ना कि प्रॉमिसरी नोट और आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब ऑन बेसिस ऑफ टाइम देख लेते हैं। बेसिस ऑफ टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन से है? जब व्हेन टाइम, ये पढ़िए, व्हेन टाइम स्पेसिफाइड और पेबल एट सर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। लेकिन ये कौन से टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है? कोई इवेंट होता है, उसका होना जरूरी है, उसकी हैपनिंग या और नॉन हैपनिंग होना जरूरी है, तो ही उसको हम टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो ये नॉन हैपनिंग होना या हैपनिंग होना जरूरी है, लेकिन ये आपकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग आपका ये आपका सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्स सेज वाई दैट ही, मतलब एक्स मेक्स पेमेंट आफ्टर मैरिज ऑफ जेड। तो जेड की शादी होगी, ये अनसर्टेन है, ठीक है। लेकिन एक्स सेज वाई दैट ही मेक्स पेमेंट आफ्टर डेथ ऑफ जेड, और जेड तो सबकी होनी है, नोबडी इज इमोर्टल, एवरीबडी इज मोर्टल। तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। तो सेकंड जो एग्जाम्पल है, जैसे ही जेड की होगी एक्स वाई को पेमेंट कर देगा, ये ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट होता है। आगे चलते हैं। ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और ये बहुत एग्जाम में आता है। ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो सबसे पहले इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज एम्बिग्यूअस। इनकोहेट का दूसरा मतलब सिनोनिम्स है इनकम्प्लीट, जबकि एम्बिग्यूअस का मतलब है नॉट क्लियर। तो सबसे पहले हम इनकोहेट, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कब तक चलेगा, ऑन बेसिस ऑफ वैलिडिटी हम इसको इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, या दूसरा नाम इनकम्प्लीट है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इनकोहेट और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट वैलिडिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। तो ये कौन सा है? जिसमें कि कोई, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक बन रहा है, तो वो इनकम्प्लीट है उसमें, या कोई ऐसी जो प्रोविजन है, कोई टर्म है, वो इनकम्प्लीट है। देखिए ये एग्जाम्पल है, सपोज इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। तो आप देखिए यहां पर मेकर के साइन है, यहां रिवेन्यू स्टाम्प भी लगा दी, लेकिन यह स्टाम्प अमाउंट लिखना भूल गए। ये चेक के केस में भी हो सकता है। दोबारा बोलते हैं, यहाँ मेकर राम है, राम के भी साइन है, रिवेन्यू स्टाम्प जितनी लगनी चाहिए, वट एवर दी वैल्यू ऑफ द रिवेन्यू स्टाम्प, दैट इज पेज, दैट इज अफिक्स्ड ईयर। लेकिन मिस्टर राम यहाँ पर अमाउंट लिखना भूल गए, या इंटेंशनली नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? क्योंकि राम को कुछ पैसा देना है, सपोज बी का, या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में लिख के बताया है यहाँ पर, तो आप उसे पढ़ लीजिए। ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये दोनों मैंने इनकोहेट और एम्बिग्यूअस का पूरा एक एग्जाम्पल डिटेल में पूरी स्टोरी लिख दी है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। राम ने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा इन नेम ऑफ दी मोहन, और मोहन से पूछा कि भाई मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, राम को मोहन के पैसे देने हैं। तो मोहन ने बोला कि भाई आप, राम जी आपको मेरे पैसे तो देने हैं, लगभग 10,000 के आसपास पेमेंट होगा। और हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम और वैल्यू, प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए। तो 10,000 रुपीज़ का के आसपास पेमेंट होगा, ऐसा मोहन ने राम से बोला। तो राम ने इन गुड फेथ एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया और वो मोहन को दे दिया कि भाई मोहन आप जितने पैसे भर लेना। आप कह रहे हैं इट इज अप्रॉक्स 10,000 रुपीज, इट मे बी 10,200, 10,150, 10,050, 9,900, 9,950, वट एवर दी अमाउंट इज, आप उस अमाउंट को आप यहाँ पर भर लेना इन गुड फेथ। ही गेव, राम गेव टू बी, सॉरी टू मोहन। अब मोहन ने क्या किया, मोहन के ही वांटेड टू टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ
दिस ब्लैंक स्पेस। तो मोहन ने क्या किया, ही वांटेड टू फिल इन 11,000 in place. Suppose the total amount is 9,500. He wanted to fill 1,500 more amount. He wanted to fill 11,000. तो क्या मोहन इसको भर सकता है? नहीं, मोहन इसको नहीं भर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर सपोज वो भर भी देता है तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि जो रिवेन्यू स्टाम्प लगी है वो केवल 10,000 रुपीज़ तक की इंटाइल की वैल्यूड की लगी हुई है। अब मोहन ने क्या किया, उसने एक नया गेम खेला। मोहन ने इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखिए इस केस में मोहन जो है, मोहन कौन होगा? होल्डर होगा, होल्डर और पेई। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बार बार बताया, होल्डर और पेई होगा। अब मोहन ने क्या किया, होल्डर से इसको एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स को दे दिया। मोहन को भी किसी के पैसे देने थे, ये मोहन है ना, मोहन को भी किसी के पैसे देने थे। तो मोहन ने क्या किया, मोहन जो कि होल्डर है उसने इसको एचडीसी को दे दिया। मान लो एचडीसी का नाम कौन, एचडीसी कौन है, ये सपोज कोई रवि है, ठीक है, तो रवि को दे दिया। अब रवि को भी ब्लैंक दे दिया। अब रवि के मन में सपोज रवि ऑल्सो वांटेड टू गेट अनड्यू एडवांटेज, तो रवि, जबकि इसकी वैल्यू क्या है, इस प्रोबेशनरी नोट की मैक्सिमम वैल्यू 10,000 है, और रवि जो कि एचडीसी है, अगर वो यहाँ पर 11,000 या मोर देन दिस अमाउंट भरना चाहता है तो ही ऑल्सो कैन नॉट फिल्ड इन, बिकॉज रेवेन्यू स्टैम्प इज ओनली फॉर मैक्सिमम 10,000 अमाउंट एंड इट डज नॉट अलाउ बिहाइंड ऑफ दिस। सपोज एनी हाउ, अगर यहाँ पर 12,000 रुपीज रवि जो कि एचडीसी है भर देता है, और जैसे ही ये प्रोमिसरी नोट ऑनर होने के लिए जाएगा, या चेक, अगर ये चेक के केस में भी हो सकता है, ऑनर होने के लिए जाएगा, तो रिवेन्यू स्टाम्प केवल 10,000 रुपीज की है, सॉरी चेक के केस में नहीं हो सकता, तो ये ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीइंग द इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर इसको बैलेंस भर दिया जाता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है, दिस इज नोन एज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। आगे बात कर लेते हैं जल्दी से हम एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट की। क्लियर लिखा हुआ है, नॉट क्लियर है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कभी ऐसा लगता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और प्रोमिसरी नोट, इट कैन बी ट्रीटेड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। तो ये एम्बिग्यूअस हो गया कि अब इस पर कौन सा कानून, कायदा कानून लगेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लगेगा या प्रोमिसरी नोट का, ये है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट होता है। विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। राम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और रहने वाले वो कोलकाता के हैं, और उनको अपने सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मान लीजिए वो फीस 30,000 है, 30,000 फीस है। तो क्योंकि वो ही बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे 30,000 का आप एक डिमांड ड्राफ्ट बना दीजिए, और तो उनके फैमिली ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक 30,000 रुपीज़ का एक डीडी बना दिया इन नेम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पेबल एट दिल्ली कर दिया, पेबल एट दिल्ली कर दिया, और ये डिमांड ड्राफ्ट उन्होंने राम को भेज दिया। राम ने उस डिमांड ड्राफ्ट को अपने यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया, और यूनिवर्सिटी ने इसका पेमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली ब्रांच से ले लिया। तो देखिए बना कहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा की कोलकाता ब्रांच में। पेबल कहाँ पर हुआ, पेबल हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा की दिल्ली, सॉरी बैंक ऑफ, बना कहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा की कोलकाता ब्रांच में, और पेबल कहाँ पर होना है, बैंक ऑफ बड़ौदा की दिल्ली ब्रांच में। तो इट मीन्स बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली ब्रांच को ऑर्डर दे रही है, या अगर हम कहते हैं कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता की जो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है वो बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली को ऑर्डर दे रही है, तो ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। और आप कहते हैं कि नहीं, ऑर्डर नहीं दे रही सर, प्रॉमिस कर रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता की ब्रांच दिल्ली को प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस कर रही है, प्रॉमिसरी नोट हो गया। तो ये कंफ्यूजिंग हो गया कि ईदर इट इज दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और इट इज दी, सॉरी, इट इज दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इट इज दी प्रॉमिसरी नोट। लेकिन काम तो हो गया ना, काम तो हो गया ना, राम का फीस तो जमा हो गया। तो जो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनको एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये केवल दो तरीके के हो सकते हैं, ईदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, इसके अलावा नहीं हो सकते हैं।
और इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज, 2 पेज पे मैंने आपको पूरा दोनों का डिटेल, पूरा हैंड रिटन आपको एग्जाम्पल लिखा है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो ये है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, sorry, about the classification of negotiable instrument on basis of different headings, different features। ठीक है, और डिफरेंट फीचर। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाकी के वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा और वी विल डिस्कस देयर एंडोर्सिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिसऑनरिंग ऑफ द चेक। आप कोई भी क्वेरीज ग्रुप पे मेरे से रेज कीजिए, कभी भी पूछिए, ग्रुप पे रेज कीजिए, whenever I will have time, I will explain you by shooting a video or audio। Thank you so much।